बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है परमाणु मॉडल। इस लेक्चर में मैं आपको परमाणु मॉडल के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं और अलग अलग टाइम पर साइंटिस्टों ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे उनके बारे में भी मैं विस्तार से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए आज के इस लेक्चर के टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल। अब बच्चों स्टार्टिंग करते हैं जॉन डाल्टन से। बच्चों, जॉन डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था और ये बात बताई थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात प्रूव कर दी कि परमाणु एक विभाज्य कण है, मतलब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। और ये बताया कि जिन कणों से परमाणु मिलकर बना है वो कण मूल कण हैं, वो कण मूल कण हैं। अब बच्चों, इसके बाद साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन मूल कणों का पता लगाया गया। जैसा कि पिछले लेक्चर वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, परमाणु के नाभिक की खोज कैसे हुई। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान साइंटिस्टों के दिमाग में यह विचार आया कि परमाणु आखिर दिखता कैसा है, परमाणु का आकार कैसा होना चाहिए, परमाणु की संरचना कैसी होनी चाहिए। और इसको लेकर के साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और इन्हीं विचारों को बच्चों परमाणु मॉडल का नाम दे दिया गया। अब इसको बच्चों आप क्रम से समझिए। जैसा कि बच्चों पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। हाँ, जो बच्चे डायरेक्ट मेरा ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले हमारे इस चैनल पर अपलोड किए गए इसी चैप्टर के लेक्चर वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देख लें, ताकि उनको इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, न्यूक्लियस की खोज, इसके बारे में समझ हो जाए। तो बच्चों, इनकी खोज के से रिलेटेड विस्तार से मैं आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूं और इसका नोट्स भी आपको पिछले लेक्चर वीडियो में दे चुका हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज जैसा कि बच्चों मैं बता चुका हूं 1897 में हुई थी, प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी और परमाणु के नाभिक की खोज 1911 में हुई थी। ये भी बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, जिनको थॉमसन कहा जाता है। थॉमसन या थॉमसन पढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? बच्चों, इन साइंटिस्टों के नाम आप याद कर लीजिए, इनके नाम बार बार आएंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज बच्चों किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो ये चीज आप समझ चुके हैं। तो बच्चों, आपको मैं बता चुका हूं कि इस दौरान साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्टों के आधार पर साइंटिस्टों के दिमाग में यह विचार उपजा कि आखिरकार परमाणु का आकार कैसा हो और उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो। बच्चों, जिस साइंटिस्ट ने यानी कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1904 में सबसे पहले परमाणु कैसा होना चाहिए, इसका आकार कैसा होना चाहिए, इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, अपने विचार प्रस्तुत किए। कब? 1904 में। जिन विचारों को परमाणु का प्रथम मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। किसने दिया था? थॉमसन या थॉमसन, जिसको क्या कहा गया? थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद बच्चों, इसके बाद आप ये नाम देख रहे हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, उस प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर
इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि परमाणु का आकार और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, जिनको कहा जाता है, कब विचार प्रस्तुत किए बच्चों? 1911 में, क्योंकि उसी समय इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको कहा गया बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब बच्चों इनके परमाणु मॉडल के बाद साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कमियां पाई और उन कमियों को दूर किया साइंटिस्ट नील बोहर ने, और अपने विचार प्रस्तुत कर दिए कि परमाणु का आकार और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, जिनको बोहर के परमाणु मॉडल के नामों से जाना जाता है। बोहर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये काम नील बोहर ने किया था 1913 में। तो 1913 में बोहर ने क्या दिया? परमाणु मॉडल, जिसको कहते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। तो बच्चों 1904 में टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको टॉमसन का परमाणु मॉडल या परमाणु का प्रथम मॉडल कहा जाता है। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या परमाणु का नाभिकीय मॉडल या परमाणु का ग्रही मॉडल कहा जाता है। अभी मैं इनकी अलग अलग विस्तार से जानकारी आपको दूंगा, परेशान मत होइए। इसके बाद 1913 में साइंटिस्ट नील बोहर ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके बाद बच्चों 1919 में एक साइंटिस्ट थे सोमरफील्ड। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने मैंने 4 नाम लिखे, टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल और सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। इन बच्चों 4 मॉडलों को परमाणु के प्रारंभिक मॉडल कहा जाता है। ये उस समय के बच्चों परमाणु मॉडल हैं जब इलेक्ट्रॉन को कण माना जाता था। इलेक्ट्रॉन को केवल क्या मानते थे? पार्टिकल, कण मानते थे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल कण माना जाता था, उस समय के ये 4 परमाणु मॉडल हैं। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में रिसर्च हुई और इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो तरंग जैसा पाया गया, और ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन में कण के गुण होते हैं और तरंग के भी गुण होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन में दोहरे गुण होते हैं, उन दोहरे गुणों को द्विविध प्रकृति कहा गया, और उसके आधार पर परमाणु का आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसको परमाणु का आधुनिक मॉडल या श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। एक साइंटिस्ट है श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल, ये बच्चों दिया गया था 1926 में, जो इस समय चल रहा है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे परमाणु मॉडल मैंने क्यों बता दिए? मैंने वो सारे परमाणु मॉडल बता दिए जो अभी तक आए हैं। इनमें से बच्चों आपको क्या पढ़ना है? आपको टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना है, जो 11th के सिलेबस में है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है, बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ना है, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आप पढ़ेंगे श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल। तो ये 4 परमाणु मॉडल आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पढ़ाऊंगा। इसमें आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल कवर करने जा रहा हूं। तो बच्चों बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप बैठिए और लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि परमाणु मॉडल का मतलब क्या है और कौन कौन से परमाणु मॉडल अभी तक केमिस्ट्री में प्रस्तुत किए जा चुके हैं और किन किन परमाणु मॉडलों को आपको पढ़ना है। तो अब बच्चों मैं सबसे पहले टॉमसन का परमाणु मॉडल आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों देखिए टॉमसन का परमाणु मॉडल, जो टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1904 में प्रस्तुत किया था। बच्चों टॉमसन के परमाणु मॉडल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये वो पहला परमाणु मॉडल था जिसने इस बात को बताया कि परमाणु का आकार कैसा होना चाहिए और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए।
तो बच्चों टॉमसन ने क्या कहा? टॉमसन ने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये थी कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार और उदासीन कण है। कैसा है परमाणु? परमाणु अति सूक्ष्म है पहली बात, फिर गोलाकार है, अति सूक्ष्म है, गोलाकार है और उदासीन है। क्या कहा टॉमसन ने? टॉमसन ने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है और यह धनावेशित और ऋणावेशित द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि धनावेशित द्रव्य इसमें एक समान रूप से फैला हुआ है और ऋणावेशित द्रव्य के रूप में इलेक्ट्रॉन उस धनावेशित द्रव्य में धसे हुए हैं। उन्होंने ये बताया, यानी कि टॉमसन ने ये बताया कि जो ऋणावेशित द्रव्य है उसके रूप में इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में ठीक उसी प्रकार से धसे हुए हैं जिस प्रकार से बच्चों तरबूज में बीज धसे रहते हैं। इसको ऐसे आप समझो, जैसे तरबूज है, तरबूज को जब आप कट करते हैं तो इस तरह का आकार निकल के आता है। मान लो आपने कट कर दिया, ये तरबूज है, तो ये उसका मटेरियल दिखता है और उसमें आपको बीज दिखते हैं, ये बीज हैं, ये इस तरह के बीज भी आपको उसमें दिखते हैं तरबूज में। तो टॉमसन ने ये बताया कि ये जो धनावेशित द्रव्य है ये एक समान रूप से फैला है, यानी कि जो इसमें मटेरियल एक समान रूप से फैला होता है तरबूज में, उसको उन्होंने कहा ये धनावेशित द्रव्य है, धनावेशित द्रव्य है। और ये जो आपको बीज दिख रहे हैं इन बीजों को उन्होंने कहा कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहलाता है। क्यों तरबूज मॉडल कहलाता है? क्योंकि इसकी तुलना इस परमाणु मॉडल में टॉमसन ने परमाणु की तुलना तरबूज से की थी। इस कारण से टॉमसन के इस मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो बच्चों इसके 3 नाम हो गए, टॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु का प्रथम मॉडल और परमाणु का तरबूज मॉडल। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि इसमें मैं धनावेशित द्रव्य क्यों लिख रहा हूं। बच्चों मैं ये टाइम इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, 1904 की बात है ये। और बच्चों प्रोटॉन की खोज कब हुई? प्रोटॉन की खोज हुई थी 1919 में। तो उस समय तो प्रोटॉन की खोज ही नहीं हुई थी, इस कारण से इसमें धनावेशित द्रव्य लिखा हुआ है, प्रोटॉन नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों ये परमाणु मॉडल हमें सबसे पहले ये बता रहा था कि परमाणु का आकार कैसा होना चाहिए। बच्चों इस परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आपको 10th क्लास में समझाया गया होगा। परमाणु का स्पेक्ट्रम बच्चों, जब श्वेत प्रकाश, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये प्रिज्म है, यहाँ पर हम स्क्रीन रख दें और इस प्रिज्म के ऊपर हम श्वेत प्रकाश किरण आपतित करें तो आपको पता है कि इस तरह से प्रकाश किरणें कुछ झुक जाती हैं और 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं और अलग अलग ये 7 रंग पर्दे पर एक निश्चित क्रम में प्राप्त होते हैं। और रंगों के इस निश्चित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा वेब-जियोर। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो प्रकाश विभिन्न रंगों के नियमित क्रम में विभक्त हो जाता है। तो वह विभिन्न रंगों के नियमित क्रम में विभक्त हो जाता है। रंगों के इसी नियमित क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक बच्चों, ये क्या था? टॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। और बच्चों सन 1911 में साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा टॉमसन के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर किया और परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या परमाणु का नाभिकीय मॉडल या परमाणु का ग्रही मॉडल कहा जाता है। तो बच्चों ये तो था टॉमसन का परमाणु मॉडल। मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो धनावेशित और ऋणावेशित द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। धनावेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है। ऋणावेशित द्रव्य
के रूप में इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव में ठीक उसी प्रकार से धसे होते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज धसे रहते हैं। इसी कारण से थॉमसन के परमाणु मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। यह परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा और इसी कारण से ये असफल हो गया। 1911 में साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा इस परमाणु मॉडल के दोषों को दूर किया और परमाणु का नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए। आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का, जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको क्लियर किया, इसके दो अन्य नाम और भी, परमाणु का नाभिकीय मॉडल या परमाणु का ग्रही मॉडल। ऐसा क्यों, अभी मैं क्लियर करता हूं। बच्चों रदरफोर्ड ने जो 1911 में अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था, जिसके आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी, उसी एक्सपेरिमेंट से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनको उनके परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। चूंकि इसी एक्सपेरिमेंट से परमाणु के नाभिक की भी खोज हुई थी, इसी कारण से इसको परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। अब बच्चों देखो इसमें कौन कौन से फैक्ट्स रदरफोर्ड ने बताए थे, उनको क्रम से देखिए। रदरफोर्ड ने यह बताया था कि रदरफोर्ड ने पहली बात तो यही बताई, वही बात रिपीट की जो थॉमसन ने की थी, कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। ये बात थॉमसन से ही उठा ली कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग धनावेशित नाभिक, पहला भाग धनावेशित नाभिक, और दूसरा भाग नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, तो उन्होंने पहली बात क्या बताई कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग धनावेशित नाभिक, दूसरा भाग नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई रदरफोर्ड ने कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। और बच्चों तीसरी बात, नंबर थर्ड, तीसरी बात उन्होंने क्या बताई? उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यानी कि उन्होंने ये बताया कि परमाणु का एक केंद्रीय भाग है जो नाभिक है, और उसके बाहर ये जो कक्षाएं हैं, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये बात किसने बताई? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक, क्या बताया इन्होंने? कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमता है, और नाभिक कैसा है? धनावेशित। बच्चों यहां भी ध्यान देना, 1911 में भी प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए प्रोटॉन शब्द यहां बिल्कुल नहीं आएगा। चौथी बात इन्होंने क्या बताई? इन्होंने ये बताया कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश के यूनिटों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने नाभिक में धनावेश के यूनिटों की संख्या, यानी कि जितना माइनस आवेश उतना धनात्मक आवेश, यानी कि परमाणु उदासीन होता है। क्या बताया? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश के यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होता है। पांचवी और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कहा, अब बच्चों ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन, ये जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और नाभिक एक धनावेशित भाग है, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल कार्य करेगा। इन्होंने ये बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर इस आकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की गति करने से जो एक अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल जो घूमने से उत्पन्न होता है, इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको ऐसे समझिए, जब आप एक गोल घेरे में लगातार दौड़ते हैं
तो आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर की तरफ गिरे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप पर कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं करता है, जबकि आपको इस बात का आभास होता है कि आप अंदर की ओर गिरे जा रहे हैं। तो इसी आभासी बल को हम अपकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। फिजिक्स में इसकी आपको विस्तार से चर्चा की गई होगी। तो इन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से, कक्षाओं में घूमने से जो अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है उसी के द्वारा नाभिक के आकर्षण को संतुलित किया जाता है। तो यही बातें रदरफोर्ड ने बताई थी अपने परमाणु मॉडल में। एक बार फिर देखो, पहली बात क्या बताई, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो दो भागों से मिलकर बना है, धनावेशित नाभिक और नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरी बात, परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तीसरी बात, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपेक्षाकृत अधिक दूरी की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। चौथी बात, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश के यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। चौथी बात, परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है, किंतु इलेक्ट्रॉन की गति करने से उत्पन्न अपकेंद्र बल इस आकर्षण बल को संतुलित करता है। बच्चों, आप कंफ्यूज्ड ना हो, इस लेक्चर को समझाने के लास्ट में मैं आपको इस सारे लेक्चर का जो नोट्स है वो बोर्ड पर अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप आसानी से लिख लेना कॉपी में। इसलिए परेशान मत हो, ये पूरा दिमाग टॉपिक को समझने में लगाइए। तो ये सारे पॉइंट्स थे रदरफोर्ड ने जो दिए थे, जिनको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है, रदरफोर्ड ने यह कहा था कि रदरफोर्ड के पूरे परमाणु मॉडल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें नाभिक का वही रोल है जो सौर मंडल में सूर्य का रोल है। सूर्य बीच में रहता है सौर मंडल में और ग्रह उसके आसपास लगातार परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहों जैसी परिक्रमा यहाँ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। इस वजह से रदरफोर्ड के इस मॉडल को परमाणु का ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। ठीक बच्चों, अब इसके दोष पे आ जाइए। दोष क्या हैं इसके, इसकी कमियां क्या हैं। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल ये फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये बात बताई थी कि जो आवेशित कण होता है, कौन सा कण, आवेशित कण, आवेशित कण, उन्होंने कहा था कि जो आवेशित कण होता है वो जब गति करता है तो उसकी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में लगातार घटती रहती है, यानी कि उसमें क्षय होता रहता है। क्लार्क मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया था जिसको विद्युत गतिकी का सिद्धांत कहते हैं, और यह सिद्धांत ये बताता है कि जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसकी ऊर्जा लगातार प्रकाश ऊर्जा के रूप में व्यय होती रहती है, यानी कि उसकी ऊर्जा लगातार कम होती रहती है। अब बच्चों, आप इलेक्ट्रॉन को समझिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आपको बताया जा चुका है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। तो यहाँ पर अगर इस सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत को, तो ये इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है तो इसकी ऊर्जा भी लगातार कम होनी चाहिए, और जब इसकी ऊर्जा लगातार कम होगी तो इसकी जो कक्षा की त्रिज्या है वो भी लगातार कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते परमाणु के नाभिक में जा गिरेगा। जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में गिरने का मतलब है परमाणु का विनाश, लेकिन परमाणु का विनाश संभव नहीं है क्योंकि परमाणु एक स्थायी निकाय है। अगर बच्चों परमाणु का विनाश हो जाएगा तो ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड इस बात की व्याख्या नहीं कर सके, यानी कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। इसको बच्चों ऐसे समझिए, ऐसे समझें इसको, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, अब ये लगातार ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो घूमने से क्या होगा, इसकी ऊर्जा लगातार जब कम होगी कम होगी कम होगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो लास्ट में ये कहाँ चला जाएगा, परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल। ठीक,
दूसरा दोष क्या है बच्चों? दूसरा दोष ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार परिक्रमा कर रहा है और वो लगातार प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, लगातार प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, मान लिया कि वो लगातार प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, तो परमाणु का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, यानी कि उसमें निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, उसमें निश्चित आवृत्ति की रेखाएं, पतली पतली रेखाएं पाई जाती हैं जब उसको उच्च विभेदन क्षमता के माइक्रोस्कोप से देखा जाता है परमाणु के स्पेक्ट्रम को। तो यानी कि परमाणु स्पेक्ट्रम रैखिक होता है। कैसा होता है? रैखिक होता है, लेकिन रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर सके, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, तो दो इसके दोष मुख्य रूप से आए। अगर इनको शॉर्ट में कहें तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु निकाय के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा, रदरफोर्ड परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो इस तरह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल हो गया। फिर इसके बाद 1913 में एक साइंटिस्ट आए, नील बोहर। उन्होंने फिजिक्स में एक वैज्ञानिक थे प्लांक। प्लांक ने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं बच्चों प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के दोषों को दूर किया और परमाणु की संरचना के संबंध में एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। कब? 1913 में। किसने? बोहर ने। तो बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया? 1913 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोहर के द्वारा कब दिया गया? 1913 में। किस सिद्धांत के आधार पर? एक साइंटिस्ट थे बच्चों, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, यहां जितना जरूरी है मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों। एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, इनका पूरा नाम है। इन्होंने ये कहा था कि प्रकाश ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो लगातार नहीं होता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, जिसकी ऊर्जा निश्चित होती है और ये प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे अगर हम फोटॉन की ऊर्जा E मान लें और प्रकाश की आवृत्ति न्यू मान लें, ये बच्चों न्यू है, न्यू से प्रकाश की आवृत्ति लिखी जाती है, तो E अनुक्रमानुपाती न्यू हो जाएगा। जब आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे H नियतांक जुड़ेगा। बच्चों सारे साइंटिस्टों ने अपने नाम का यूज उसमें किया है और नियतांक को अपने नाम के आधार पर उसका नामकरण किया है। तो H जो है यहाँ पे नियतांक, इसको कहते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लांक नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है 6.6260 गुणित 10 की घात माइनस 34 और मात्रा किसका होता है? जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो ये बच्चों प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, जिस सिद्धांत की सहायता से नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर किया था और अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। बच्चों रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने यह कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों नील बोहर ने क्या कहा? नील बोहर ने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। कहां घूमते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहां घूमते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरी बात, नील बोहर ने यह कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है और इन कक्षाओं की ऊर्जा स्थिर रहती है।
कैसी रहती है? स्थिर रहती है या निश्चित होती है। तो इन कक्षाओं को हम स्थायी कक्षाएं या मुख्य ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। यानी कि नील बोर ने क्या कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है, और इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं या मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी कक्षाएं या मुख्य ऊर्जा स्तर। बच्चों ध्यान से समझना है आपको, नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, अभी हम नोट्स अवेलेबल करा देंगे बोर्ड पर। अब बच्चों तीसरी बात नील बोर ने क्या बताई? नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनमें उनका कोणीय संवेग। अब बच्चों बात आती है कोणीय संवेग की, फिर फिजिक्स यूज होगी। जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। किसका पूर्ण गुणित होता है? h/2π का पूर्ण गुणित होता है। अगर ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या r है और इलेक्ट्रॉन का वेग v है, तो बच्चों कोणीय संवेग आप जानते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो जाएगा m इंटू v इंटू r। तो नील बोर ने क्या कहा कि ये जो कोणीय संवेग होता है mvr, ये h/2π का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणित। यहाँ पे पूर्ण गुणित के लिए मैंने एक संख्या ले ली n। n एक संख्या है जिसका मान 1 2 3 4 इत्यादि हो सकता है। तो ये तीसरी और महत्वपूर्ण बात नील बोर ने बताई। चौथी बात नील बोर ने यह बताया कि नाभिक के निकटतम जो कक्षा होती है, उस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। इसको ऐसे समझो, इसको मैं ऐसे समझाऊं जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक के बार की पहली वृत्तीय कक्षा, ये दूसरी वृत्तीय कक्षा, ये तीसरी वृत्तीय कक्षा, ये चौथी वृत्तीय कक्षा। तो ये जो पहली वृत्तीय कक्षा है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे नाभिक से स्थायी कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कक्षाओं की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। और नील बोर ने यह बताया कि नाभिक से जो पहली कक्षा होती है या नाभिक से जो कक्षाएं हैं, नाभिक के आसपास जो कक्षाएं हैं, उनको क्रमशः K, L, M, N, O, P इत्यादि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N, या 1 2 3 4 5 6 इत्यादि संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों जैसा कि मैं कह चुका हूं, इनको स्थायी कक्षा या मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। और बच्चों इनको कोष भी कहते हैं। कोष इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक है, तो कोषों को KLMN, OP इत्यादि अक्षरों या 1 2 3 4 5 6 इत्यादि संख्याओं से भी प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि जो नाभिक के निकटतम कोष होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोषों की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो पॉइंट हुए हमारे 4। एक पॉइंट और देखिए, नील बोर ने यह बताया कि जो ये स्थायी कक्षाएं होती हैं नाभिक के बाहर, इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए या अवशोषण किए लगातार घूमते रहते हैं। यानी कि स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ना तो ऊर्जा लेते हैं ना ऊर्जा देते हैं। आगे उन्होंने बात जोड़ी कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा तभी उत्सर्जित या अवशोषित करेगा। उत्सर्जित करने का मतलब ऊर्जा बाहर निकालना, अवशोषित करने का मतलब ऊर्जा ग्रहण करना, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में कूदता है। अगर बच्चों वो निम्न स्थायी कक्षा से उच्च स्थायी कक्षा में कूदा, यानी कि निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में कूदा, तो वो ऊर्जा अवशोषित करेगा, यानी कि ऊर्जा ग्रहण करेगा। अगर वो उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में जंप किया, उसने
कूदा, तो वो ऊर्जा क्या करेगा, क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, यानी कि ऊर्जा बाहर निकालेगा। अब बच्चों अगर हम यहां पर ये बात मान लें, बच्चों थोड़ा मैं साफ कर रहा हूं, अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा वाली कक्षा से E2 ऊर्जा वाली कक्षा में कूदता है, या E2 ऊर्जा वाली कक्षा से E1 वाली कक्षा में कूदता है, तो दोनों स्थितियों में ऊर्जा का अंतर क्या होगा, E1 डिफरेंस E2। ये डिफरेंस का साइन है जो ये बता रहा है अगर E1 अधिक होगा तो E1 से E2 घटेगा, E2 अधिक होगा तो E2 से E1 घटेगा। तो ये डिफरेंस हम यहाँ यूज करें, एक सिंबल बना दें डेल्टा E। डेल्टा ई सिंबल ये बता रहा है कि ये ऊर्जा का परिवर्तन है। तो उन्होंने ये बताया कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा वो प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होगा, जो यहाँ पर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में आवृत्ति ई है। यानी कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा E बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर डेल्टा E अपॉन एच, यानी कि जो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा है अगर वो आपको ज्ञात है तो प्रकाश की आवृत्ति आप पता कर सकते हैं। तो अब बच्चों मैं आता हूं नील बोर यानी कि बोहर के परमाणु मॉडल के दोषों के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए। इन्हीं पॉइंटों को सामूहिक रूप से बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब बच्चों देखिए इसके दोष के बारे में, इसके जो दोष हैं, डिफेक्ट्स हैं, कमियां हैं, उनको देखिए। बच्चों ये जो नील बोर का परमाणु मॉडल है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल है। किन परमाणुओं की, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हीलियम को लें, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक निकल जाता है तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, यानी कि हीलियम आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दें तब इसमें क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो नील बोर ने क्या, नील बोर का जो परमाणु मॉडल है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं और आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। ये उन परमाणुओं और आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे बड़ा दोष तो इसका ये है। दूसरा दोष ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में, जब चुंबकीय क्षेत्र की बारी आती है तो उसमें परमाणु स्पेक्ट्रम का विघटन हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु स्पेक्ट्रम जो होता है इसका क्या हो जाता है, विघटन। चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु स्पेक्ट्रम के विघटन को कहते हैं जीमान प्रभाव। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन को कहते हैं बच्चों स्टार्क प्रभाव। इसको समझ लीजिए बच्चों, अभी मैं बोर्ड पर इनको आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूं। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु स्पेक्ट्रम के विघटन को या चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन को जीमान प्रभाव कहा जाता है, और विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन को स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में परमाणुओं के स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विघटन क्यों होता है, या विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विघटन क्यों होता है, यानी कि जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल असफल रहा। तो इस वजह से बोर का परमाणु मॉडल पूरी तरह से सफल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू यूज में आ रहे हैं। जैसे कि नाभिक के बाहर कोष हैं KLMNOP 1 2 3 4 5, इनमें इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था प्रदर्शित करना, यानी कि परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगले लेक्चर में मैं इसकी चर्चा करूंगा और इसको समझाऊंगा। तो बच्चों ये तो थे तीनों परमाणु मॉडल जो आपके सिलेबस में है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल इनके क्या हैं, उनके फैक्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी कमियां क्या हैं, यही एग्जाम में आता है। तो मैं समझता हूं कि मैंने जो जानकारी आपको दी आपको समझ में आ रही होगी।
अब बच्चों इनका जो नोट्स है वो क्रम वाइज मैं बोर्ड पर आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूं, तो अभी जाए नहीं, इसका नोट्स भी अपनी कॉपी में लिखकर ही चैनल को छोड़ें। अब बच्चों सामने है आपके टॉमसन का परमाणु मॉडल, एक बार रीडिंग किए दे रहा हूं, इसके बाद नोट कर लीजिए। सन 1904 में जे टॉमसन ने कैथोड किरणों और धन किरणों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर परमाणु की संरचना के संबंध में सर्वप्रथम एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे टॉमसन का परमाणु मॉडल या प्रथम परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण हैं, जो धन और ऋणावेशित द्रव्य से मिलकर बने हुए हैं। धनावेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है तथा ऋणावेशित द्रव्य के रूप में इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में ठीक उसी प्रकार से धसे हुए हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे रहते हैं। अतः टॉमसन मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ये सामने आपको मैंने डायग्राम बना दिया है। सीमा लिमिटेशंस। टॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असफल रहा। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा इस मॉडल का खंडन किया और परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट करिए। अब बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक बार मैं इसकी रीडिंग किए दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सन 1911 में इंग्लिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर परमाणु की संरचना के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार नंबर 1, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो दो भागों से निर्मित है। ए पार्ट धनावेशित नाभिक, बी पार्ट नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1 पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। पॉइंट 4, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश के यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। नंबर 5, परमाणु पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, किंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। इसके बाद बच्चों इसका नोट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर या ग्रही मॉडल कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल में संकल्पना की गई है कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब बच्चों रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाओं को देख लीजिए, बोर्ड पर मैंने राइट डाउन कर दिया है। सीमाएं, लिमिटेशंस या कमियां। नंबर 1, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती चली जाती है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या लगातार कम होती रहेगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेगा। जिस तरह से बच्चों ये देखो, अंत में नाभिक में गिर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के नाभिक में गिरने का अर्थ है परमाणु का विनाश और परमाणु के अस्तित्व का अंत, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। परमाणु एक स्थायी निकाय है, अतः रदरफोर्ड मॉडल परमाणु निकाय के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरी सीमा, यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल है। तो ये दो इसकी सीमाएं या कमियां हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। बोर का परमाणु मॉडल, अब इसका नोट्स बच्चों एक बार मैं रीड कर रहा हूं, इसके बाद नोट कर लीजिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल। सन 1913 में नील बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया और परमाणु की संरचना के संबंध में एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नंबर 2, परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते।
हैं इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। ऐसी कक्षाएं निश्चित होती हैं। इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा हो तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग m into v into r होगा। और बोहर के इस अपग्रहित के अनुसार, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, m into v into r इक्वल टू n into h/2π, जहां h बराबर प्लैंक नियतांक जिसकी वैल्यू 6.6260 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड होती है। n एक पूर्ण संख्या है जिसे मुक्त क्वांटम संख्या कहते हैं। यह स्थायी कक्षाओं की क्रम संख्या कहलाती है और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट हो सकती है। नोट करें बच्चों। अब बच्चों बोहर परमाणु मॉडल का बचा हुआ पार्ट देखिए। पॉइंट नंबर 4, नाभिक के निकटतम स्थायी कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होती है और जैसे जैसे स्थायी कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती हैं उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। विभिन्न स्थायी कक्षाओं को क्रमशः 1 2 3 इत्यादि संख्याओं या KLMNO डॉट 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 इत्यादि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते रहते हैं। ऊर्जा एक विकिरण के रूप में तभी उत्सर्जित या अवशोषित होती है जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा के ऊर्जा स्तर से E2 ऊर्जा के ऊर्जा स्तर में कूदता है या इसके विपरीत कूदता है तो E1 डिफरेंस E2 इक्वल टू डेल्टा ई ऊर्जा एक विकिरण के रूप में परमाणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। इस विकिरण की आवृत्ति की गणना प्लांक समीकरण, जैसा कि बच्चों अभी मैंने बताया था, द्वारा की जा सकती है। न्यू, ये सिंबल बच्चों ग्रीक भाषा का अक्षर है और इससे आवृत्ति को डिनोट किया जाता है। इसको न्यू बोला जाता है। न्यू इक्वल टू E1 डिफरेंस E2 अपॉन H इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन H। अब इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों बोहर परमाणु मॉडल की सीमाएं या दोष देख लीजिए, लिमिटेशंस। नंबर फर्स्ट, बोहर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सदृश एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों जैसे He+2 Be+3 के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति व उसकी व्याख्या की जा सके। परंतु बहु इलेक्ट्रॉन युक्त, मतलब जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। यह परमाणु मॉडल नंबर सेकंड, यह परमाणु मॉडल जीमान प्रभाव बच्चों होता है चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विघटन, तथा स्टार प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विघटन की व्याख्या करने में असफल रहा। अब बच्चों इसे भी नोट कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों अब टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल यहीं से कंप्लीट हुआ। अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।